नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। स्वागत है आप सभी का। योगी सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान भी आज साइकिल पर सवार हो गए। दारा सिंह चौहान ने बीजेपी से इस्तीफा तो पहले दे दिया था, लेकिन आज वो ऑफिशियली अखिलेश यादव के साथ आ गए। दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी में वापसी को एक तरह से घर वापसी बताया। दारा सिंह चौहान बोले, समाजवादी पार्टी मेरा पुराना घर है। यह अलग बात है कि दारा सिंह सबसे पहले 1996 और फिर 2000 में बसपा से संसद पहुंचे थे। 2009 में जरूर समाजवादी पार्टी के साथ आए और घोसी लोकसभा से चुने भी गए। 2015 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2017 में मऊ की मधुबन सीट से बीजेपी के विधायक बने और फिर योगी सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री। अब करीब 5 साल योगी सरकार में रहने के बाद अचानक उनको यह एहसास हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, पिछले दलित समाज की अनदेखी हो रही है और यहां तक कि बीजेपी ने जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, उसमें भी विकास सिर्फ कुछ लोगों का हुआ। समाजवादी पार्टी का दामन थामते ही दारा सिंह चौहान ने योगी सरकार पर यहां तक आरोप लगा दिया कि दलितों, शोषितों, पिछड़ों को गुलाम बनाने की साजिश हो रही थी। दारा सिंह चौहान का कहना है कि अब दलितों और पिछड़ों की अनदेखी नहीं होने देंगे। इसके लिए अखिलेश के साथ आने का फैसला किया है और सत्ता में वापसी कैसे होगी इसका फॉर्मूला भी दे दिया। 85 तो हमारा है, 15 में बंटवारा है। यह फॉर्मूला आपने पहले भी सुना होगा। 14 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, ओबीसी समाज से आते हैं, उन्होंने भी यही बात कही थी। दारा सिंह चौहान भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। दोनों बड़े नेता योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। योगी आदित्यनाथ सरकार से मोहभंग होने के बाद दोनों ने करीब करीब एक सी बात कही, एक सी वजह बताई। अब दारा सिंह चौहान भी कहते हैं 15 और 85 के फॉर्मूले से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब इस प्रदेश में पूरे पिछड़े समाज के हित की अनदेखी हो रही है, बड़े पैमाने पर दलित समाज जिनको समर्थन दिया था उनके साथ अनदेखी हो रही है, पूरी तरीके से बाबा साहब ने संविधान का जो दस्तावेज दिया था, जिसे हमें हक और अधिकार से जीवन जीने का हक दिया था, उस संविधान से छेड़छाड़ करने की जब साजिश हो रही थी, तब हमने निर्णय लिया कि हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके फिर से इस प्रदेश में गरीबों की सरकार बनाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, केवल पिछड़े दलित, नौजवान और किसानी नहीं, ब्राह्मण भी बड़े पैमाने पर आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इसलिए मैं कहता हूं कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बंटवारा का मैं तो केवल 85-15 नहीं, हम तो 100 के 100 बात कहते हैं। दारा सिंह चौहान जी की बात आपने सुनी, जैसा हमने कहा, ये कोई पहली बार आपने ऐसा सुना हो आरोप, ये ठीक नहीं है। पिछले हफ्ते भर से ऐसे आरोपों की झड़ी लगी हुई है बीजेपी के खिलाफ, जब बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के नेता। डॉक्टर अजीज, स्वागत है आपका भी। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। शांतनु जी ने योगी सरकार के कामकाज पर, उत्तर प्रदेश में उनके काम पर एक किताब भी लिखी है। शांतनु जी, आपका भी स्वागत है। और सतीश प्रकाश जी बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। राकेश जी, आरोप वही दोहराया गया है कि 85 तो हमारा है, 15 में बंटवारा है और ये सारी बातें जो है जातीय वर्ग को लेकर की जा रही हैं। पहले सतीश स्वामी प्रसाद मौर्य बोले थे, आज बोले हैं दारा सिंह चौहान, और खास तौर पर वो आरोप फिर दोहराया गया कि ब्राह्मण तक इस सरकार में आज आ चुके हैं, नाराज हैं। देखिए सौरभ जी, उत्तर प्रदेश के लिए जब तक सपा बसपा की सरकारें उत्तर प्रदेश में 15 सालों तक चलती रही, तो कास्ट, क्राइम, करप्शन और कम्युनल, यही 4C थे। इन 4C ने उत्तर प्रदेश को सिगरेट का बना रखा था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी और केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के डबल इंजन से हमने उत्तर प्रदेश के इस 4C से निजात देकर के उत्तर प्रदेश का चौथा 5वां C कैरेक्टर परिवर्तन करने का काम किया। उत्तर प्रदेश अब जाति और मजहब की राजनीति से आगे बढ़ चला है। ये बात दारा सिंह चौहान समझ नहीं पा रहे हैं, ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य समझ नहीं पा रहे हैं, ये बात अखिलेश यादव जी समझ नहीं पा रहे हैं, मायावती जी समझ नहीं पा रहे। सारे प्रयोग करके तो देख लिए ना। इन्होंने सबसे बड़ा जातीय गठबंधन बनाने का प्रयास किया था ना 2019 के चुनाव में, सपा बसपा का गठबंधन। ये वही गठबंधन था जिस गठबंधन को लेकर के एक बार नारा दिया करते थे, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन आज कितना भी कोशिश करें, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर ध्रुवीकरण करने के लिए, उद्वेलित करने के लिए उत्तर प्रदेश विकास के मुद्दे पर ही बात नहीं। लेकिन 19 से तुलना आपको कितनी उचित लगती है राकेश जी? 19 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव था, वो जो वोट पड़े वो प्रधानमंत्री के नाम पर पड़े। ये 5 साल योगी सरकार के काम पर वोट पड़ने वाले हैं। बिल्कुल, हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि काम पर वोट पड़ेंगे, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में आज जो हम 49% वोट तक पा चुके हैं, जब ये दोनों डबल इंजन की सरकार के काम के आधार पर वोट पड़ेंगे तो हम 100% आश्वस्त हैं
कि 80% जो बात कह रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि 80% लोग चाहते हैं कि उनके घर में बिजली पहुंचे। आज जिस तरह से पहुंची है बिजली, उत्तर प्रदेश में बलिया के जैसे जिले हो, आजमगढ़ जैसे जिले हो, गाजीपुर जैसे जिले हो, कितनी अभाव को झेलते थे, बिजली नहीं पहुंचती थी। 5-5 दिन तक बिजली ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो जाकर के इंतजार करना पड़ता था और चंदा लगाना पड़ता था। आज कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 100 रुपए देकर के चंदा लगाते थे गांव के लोग, तब ट्रांसफार्मर आता था। आज उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर बदल जाता है। आज उत्तर प्रदेश में सड़कों का संजाल बनाने का काम किया है और अपराधियों का जिस तरह का एक आतंक हुआ करता था दिलाने का काम हमने किया है। चलिए ठीक है, बस एक बात का उत्तर और दे दीजिए। हालांकि बात पुरानी हो गई, लेकिन आपने अभी उस बारे में जिक्र किया तो मैं पूछ रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी का 80-20 तो कम्युनल नहीं है, इनका 85-15 कम्युनल भी है और कास्टिस्ट भी है, ऐसा कैसे? नहीं, वो जातियों का उल्लेख कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दलित परेशान है, वो कह रहे हैं पिछड़ा परेशान है, वो कह रहे हैं ब्राह्मण परेशान है। जातियों का ही बार बार नाम ले रहे हैं ना, जातियों का ही उल्लेख कर रहे हैं और सारी जातियां गिना डालते हैं कि ये जाति है वो। अरे आप इस बात को समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो जातियों का वोट बैंक बना करके अब तक चलते थे ना, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स अब खत्म हो गई है। ये बैंकरप्ट हो गए वोट बैंक की पॉलिसी आपकी जो है। अब हमने बैंक के खाते खुलवा दिए हैं। इस देश के 34 करोड़ लोगों के जनधन खाते जब खुले ना, तो उनके खातों में अब सीधे राशि पहुंच रही है। आज चाहे गन्ना किसान का गन्ना मूल्य का भुगतान हो या गेहूं के किसान की या आलू के किसान का, आज खाते में सीधे राशि पहुंच रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पूरे खाते में सीधे पहुंच रही है। किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स सब किनारे है, गरीब उत्तर प्रदेश का जागृत है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में जात पात की राजनीति नहीं चलती और अखिलेश यादव के पास केवल जातियां गिनाने के अलावा और कोई कार्ड नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर अजीज जुड़े में। डॉक्टर साहब, आपने उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा अब ना कास्ट चलेगा ना कम्युनल एजेंडा चलेगा यूपी में। देखिए सौरभ भाई, ये वो लोग कह रहे हैं जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा करके प्रचार करते कि साहब इतना ओबीसी मंत्री बनाया और इतना दलित का बनाया, इतना फलाना बनाया। ये भी मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री महोदय जी ने वो तो संसद में भी बताया कि ये फला फला जाति को बनाया। मैं ये बताने की जरूरत है। और कल जो टिकट का वितरण हुआ उसमें भी ये बाकायदे बताया गया कि इतने ओबीसी और ये। हम उस मुद्दे पे नहीं, हम दूसरे मुद्दे पे जाना चाहते हैं। अभी इन्होंने कहा कि दारा सिंह चौहान साहब ने जो आरोप लगाया दलितों पे कि दलितों पे अत्याचार हुआ, इसमें क्या बुरा कहा, इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल उन्होंने सही बात कही। अगर इस चीज को अगर गंभीरता से ले तो मैं एक लाइन से अगर एक लंबी फहरिस्त देखूं तो बीजेपी की जो ग्राउंड है, जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, मंडल कमीशन का जो विरोध सबसे बड़े स्तर पे किया, वाडवानी जी ने किया। इसकी तो नींव पड़ी इसी पे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ खास इसके वजह है। अभी देखिए, दया शंकर जी इनके एक बड़े नेता है, उपाध्यक्ष हैं प्रदेश में। उन्होंने बहन जी को गाली गलौज तक किए दिया, पता नहीं कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया। और क्या इनाम में मिला उनकी वाइफ को, पत्नी को क्या मिला? मंत्री बनाया गया स्वाति सिंह को। सौरभ जी आप जानते हैं इस बात को, आप देखिए ना इस बात को। आप दिल्ली में देखिए, भूमि का दखल दिखा के, यानी भूमि का वैल्यू दिखा करके वहां पर एक रविदास मंदिर किस कदर गिरा दिया गया 2019 में। आप बताइए, दलितों का अपमान नहीं है? मंदिर तक आप गिरा देते उसका उपयोग बदल करके। आप देखिए ना, दूल्हे को घोड़े पे चढ़ने नहीं दिया। देखिए हाथरस से कासगंज दूल्हा जा रहा था एक दलित का, ठाकुरों ने बीच में विरोध किया, इनकी सरकार में वो गुहार लगाता रहा, नहीं माने ये लोग। और क्या हुआ? अंत में हाईकोर्ट ने फैसला दिया, तब उसके बाद वो बारात जा पाई। सौरभ जी देखिए इस बात को, मैं कई बातें कह रहा हूं। योगी जी आप देखिए ना, कुशीनगर में एक मैनपुर कोट गांव है, वहां पर बाकायदे शैंपू और साबुन बंटवाते हैं कि दलित जो भी मिलेगा पहले वो नहा करके आए, शैंपू और साबुन लगा करके आए। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्वविदित है, ये सारे लोग जानते हैं। और वाकई में अगर आप दलित हितैषी होते तो आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराया? जो सबसे बड़ा ग्राउंड है आज दलितों का, पिछड़ों को, अगर उनको हक देना है आपको, तो उनका जातीय जनगणना कराना चाहिए। ठीक है डॉक्टर अजीज, मैं खबर बता रहा हूं, एक खबर बता रहा हूं। देखिए, क्योंकि अभी तक पिछले 4-5 दिनों से लगातार, डॉक्टर साहब 4-5 दिनों से लगातार इनके यहां से आपके यहां आने वालों का रेला लगा हुआ था। अभी कुछ लोग आपके यहां से इनके आ गए, उनका भी अभी जो है भारतीय जनता पार्टी में उनकी ज्वाइनिंग कराई जा रही है, तो उसके बारे में बता दूं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी घनश्याम लोधी ये बीजेपी में शामिल हुए हैं। घनश्याम लोधी ने यह कहा कि सपा में पिछड़ों को उचित सम्मान नहीं मिलता है। समाजवादी
समाजवादी पार्टी के एक और एमएलसी शैलेंद्र सिंह, ये भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। पूर्व सपा विधायक हैं ओम प्रकाश, ये भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और पूर्व आईएएस अधिकारी हैं राम बहादुर सिंह, ये भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और अभी दिन में तो आपने देखा है कि कानपुर के जो पूर्व पुलिस कमिश्नर थे आईपीएस अधिकारी, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अब ये जो लेकिन जातियों वाली बात है, मैं शांतनु को लाना चाहता हूं चर्चा में। शांतनु जी, आपने उत्तर प्रदेश घूमा, आपने इस पूरे 5 साल के काम की समीक्षा की है योगी सरकार की। कल मैं बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद से इसी कार्यक्रम में बात कर रहा था, मलूक नागर साहब। उनके सामने जब ये तर्क बीजेपी प्रवक्ता ने रखा कि देखिए हमने शौचालय बनवा दिया, हमने बिजली दे दी, हमने सिलेंडर दे दिया, हमने सड़क बनवा दी, जितने भी काम वो गिनाते हैं गिनाए, उन्होंने एक दो टूक बात कही कि आप किसी को कुछ दे देंगे और यूपी में वो व्यक्ति अपनी जात भूल जाएगा, ये नहीं हो सकता। क्या उत्तर प्रदेश में वोट डालते वक्त जात ही सबके दिमाग में सब हावी रहने वाली है? सौरभ भाई, मेरे हिसाब से जब हम मेरी आवाज एक और इसको मैं ठीक कराता हूं जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। एक सेकंड दीजिए मुझे। जी बोले। जी माफी चाहूंगा। देखिए, जब वोटर एक वोट देने जाता है तो एक मैथ्स की इक्वेशन की तरह होता है मेरे ख्याल से उसका दिमाग, जिसमें बहुत सारे वेरिएबल होते हैं। एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, ए होता है। वो एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन नहीं होता है कि वो कास्ट पे वोट देता है। मैं कहूंगा कि मंडल कमीशन के बाद से एक मंडल की राजनीति शुरू हुई और उसको बीजेपी ने कमंडल से काउंटर भी करा। मतलब क्या है, कमंडल कहता है कि आप हिंदू की तरह वोट करो, मंडल कहता है कि आप जाट की तरह वोट करो, आप त्यागी की तरह वोट करो, आप दलित की तरह वोट करो, आप यादव की तरह वोट करो। ये राजनीति लंबे समय तक चलती रही। कुछ लोगों को इधर से लाभ हुआ, कुछ लोगों को उधर से लाभ हुआ। भाजपा ने भी दोनों तरफ से करने की कोशिश करी, सामाजिक समीकरण भी बनाए और जो अपनी हिंदू छवि जो थी उसको भी कायम रखा। 2014 के बाद से जो लाभार्थी वोट बैंक बनाया सौरभ भाई, ऐसा नहीं कि पहले लाभ नहीं मिलता था, पहले स्कीमें नहीं होती थी। जो नंबर है वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो कोई 1.5 गुना दुगना नहीं है। आप किसी भी स्कीम ले लिए नंबर कितना, 8 गुना 10 गुना। 2.5 करोड़ टॉयलेट। मैं यूनिसेफ में काम करता था ललितपुर में, जब मैं रात को अपनी गाड़ी से लौटता था, मैं अपने ड्राइवर को कहता था कि बत्ती डाउन कर दो, क्योंकि और ये कब की बात है, 2012-13 की बात है, जब मैं यूनिसेफ में ललितपुर में काम किया करता था। मुझे बत्ती इसलिए डाउन करनी पड़ती थी कि महिलाएं शौच के लिए बैठी होती थी कोने पे। मतलब इतना शर्म आती थी कि 2021वीं सदी में हमें अपनी महिलाओं को हमने ऐसा जीवन दे रखा है। अगर एक महिला 3 बार खाना लकड़ी पे बनाती है, 300 से 400 सिगरेट फूकने के बराबर होता है। देखिए, जितने ये जो बड़ी स्कीमें हैं, जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है महिला को सबसे ज्यादा लाभ होता है, जब घर के ऊपर छत होती है महिला को सबसे ज्यादा लाभ होता है, जब घर में गैस चूल्हा आता है महिला को सबसे ज्यादा लाभ होता है। तो ये जो साइलेंट वोटर है ना, तो मैं इसे पॉलिटिकल कमेंट्री में देखता हूं, लोग कहते हैं हाँ मिला है तो क्या हुआ, ऐसा नहीं है। आप किसी भी गांव में जाएं, सौरभ भाई, जब मैं अपनी किताब के लिए गांव में जाता था, वो छोटे वाले जो टिक मोबाइल होते हैं दिखाते थे, लल्ला देखो ये हमें 2000 का एसएमएस मोदी जी भेजे हैं, योगी जी भेजे, देखिए 1000 का है। कोई अपनी विधवा पेंशन दिखा रहा है, कोई अपनी 2000 की पीएम किसान की निधि दिखा रहा है, कोई कह रहा है जो मिड डे मील इस बार नहीं हुआ उसके पैसे दिखा रहा है। ये रियल है, आप हाँ कर सकते हैं। देखिए, आप गांव में जाए आपको मिलेगा। मैंने खुद अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा, पिछले 6-8 महीने में मैं मल्टीपल विलेजेस में गया हूं, मल्टीपल जिलों में गया हूं। और ये लाभार्थी वोट बैंक जिसको हम ऐसे शू कर देते हैं, ये साइलेंट वोट है। एक बार ओपिनियन पोल में नहीं आता है, एग्जिट पोल में नहीं आता है, लेकिन ये मत पेटियों में जाएगा, ये वोट ईवीएम में जाएगा। देखिए, आपने जो बात कही, हमने तरह के वोट बैंक तो सुने थे, आपने एक नया टर्म कॉइन किया, लाभार्थी वोट बैंक। आज दारा सिंह चौहान जो बीजेपी से गए आज सपा में, उन्होंने इसके बारे में बात की और उन्होंने ये कहा कि किसी को अनाज देकर के, राशन देकर के, छोटी छोटी चीजें देकर के उनको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना यह था इस पर। देखिए सौरभ भाई, जब हमने नेहरूवियन इकोनॉमी आई 1947 में, तो हमने एक वेलफेयर इकोनॉमी लाई। इवन जो बड़ी कैपिटल कंट्रीज हैं, जो यूएस है, यूरोप है, वहां पे भी वेलफेयर एफर्मेटिव एक्शन होता है। तो आप कहते हैं कि ऐसा नहीं कि राशन नहीं मिलता है, वहां पे घर की व्यवस्था होती है, ऐसा हर बड़े कैपिटल देश में होता है। तो हमें प्रो मार्केट भी रहना है और साथ में हमें ये भी कोशिश करना है लोगों का अपना स्तर बढ़े, लोगों का अपनी, लेकिन जो एक सेफ्टी नेट देना है सरकार को, देना है। क्या मतलब समाजवादी पार्टी ये कहना चाहती है कि जब वो आएंगे तो राशन की स्कीम हटा देंगे, जब वो आएंगे तो टॉयलेट बनना बंद कर देंगे? अगर ये कह रहे हैं तो ये तो एक और बड़ा खुलासा है। मतलब दारा सिंह चौहान कह रहे हैं कि राशन नहीं मिलना चाहिए, दारा सिंह चौहान कह रहे हैं टॉयलेट नहीं बनना चाहिए। नहीं, लेकिन इसका एक रिवर्स एस्पेक्ट भी तो सोचिए ना। आप तो एनालिस्ट हैं, आप खुद कह रहे हैं कि कोई भी सरकार आ जाएगी, अब वो ये स्कीमें बंद तो कर नहीं सकती। तो ये वोटर जो किसी और वजह से मान लीजिए इस सरकार से नाराज है, वो भी ये सोचता होगा कि ये जो मुझे मिल रहा है तो मुझे मिलता ही रहेगा, ये तो मुझसे कोई ले नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं इस वजह से परेशान हूं इनसे। सौरभ भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं ये नंबर्स आसान, ये 1 गुना 1.5 गुना नहीं, ये नंबर 5 गुना 10 गुना हो गया। वो अपना जीवन देख रहा है
कि मेरे पास 12 घंटे बिजली आती थी, मेरे पास 22 घंटे बिजली आ रही है। छोटा नहीं है। जब मैं ललितपुर में था, एक बार अपने घर से बाहर निकला तो बिजली नहीं आती थी वहां पे, तो मैं घर से बाहर निकला तो एक बड़ा रेला लगा था। देखा, मैंने पूछा क्या कह, बिजली के नाम पे दंगे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली के नाम पे दंगे हुआ करते थे सौरभ भाई। ठीक है, कोई छोटा मोटा चीज नहीं। मैं आपकी बात का, क्योंकि आपने काफी डिटेल में बात की, रिएक्शन लेना चाहूंगा। सतीश प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुजन समाज पार्टी के नेता। सतीश जी, स्वागत है आपका। देखिए, बहन जी भी कह रही हैं कि ब्राह्मण नाराज है, दलित नाराज है, मुसलमान नाराज है इस बीजेपी की सरकार से। समाजवादी पार्टी भी कह रही है ओबीसी नाराज है। अभी शांतनु जी का कहना यह है कि सारी चीजें अगर सच भी मान लें, हालांकि वो नहीं मानते, तो भी एक और वोट बैंक है, लाभार्थी वोट बैंक, जिसको इनकी सरकार में योजनाओं का लाभ मिला है, वो क्यों नहीं वोट करेगा इनके लिए? देखिए, शांतनु जी बड़े अच्छे विचारक भी हैं और बड़े अच्छे राइटर भी। एक सवाल मुझे बताइए आप, मैं आपसे शांतनु जी एक सवाल पूछता हूं। आपने कहा कि आपने टॉयलेट बनाए, गांव के अंदर टॉयलेट बनाए, और चूंकि आप गांव गांव घूमते हैं तो आपने देखा होगा कि जो आमतौर पर सामाजिक रूप से वीकर सेक्शन के लोग हैं, स्पेशली जो दलित समाज के लोग, गांव में 50 गज के मकान में उनका टॉयलेट भी होगा, उनका नल भी होगा। भारत सरकार को जब ये प्रोजेक्ट चलाना था तो कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पे, लोकल लेवल पे, एक गांव के बाहर आपको सीवर सिस्टम से इन तमाम चीजों को जोड़ना था। ये भी बताइए, क्योंकि बीमारी फैल गई है ना, गांव के लोग बड़े परेशान हैं। अभी भारत सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें गांव के लोग टॉयलेट को इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि वहां की जो गंदगी है वो वही जा रही है। जो पानी को जिस नल से वो पानी ले रहे हैं वो दूषित हो चुका बहुत सतीश जी, आपने कहा, मैंने इसमें एक सेकंड, मुझे 2 सेकंड बस सौरभ भाई दे इस वाले जवाब के लिए। बोलिए सतीश भाई। सिंगल पेट टॉयलेट, डबल पेट टॉयलेट यूनिसेफ का 10-15 साल पुराना प्रयोग है। वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। उसके ऊपर का तरीका होता है, वो कम से कम 10-10 साल तक एक बार टॉयलेट चलता है बिना साफ करे, उसके तरीके होते हैं और वैसे बन रहे हैं टॉयलेट। आप जाके देखिए, ऐसे मत बोल दीजिए आप मेरठ में बैठ के। वो टॉयलेट बिल्कुल टेक्निक से बनते हैं और वो विधा पानी होती है, 15 साल चलते हैं। वो वहां पे कमजोर होती है, अफवाह नहीं फैलाइए। इसका संदेह पैदा कर। सतीश साहब थोड़ा सा आगे बात कीजिए, आपकी आवाज और क्लियर आएगी। थोड़ा सा और आगे आ जाइए, थोड़ा सा और आगे आ जाइए, आपकी आवाज और साफ आएगी। क्या दौलतपुर वाले ही बोलेंगे क्या? ये क्या मतलब हुआ भाई आपका? आप सवालों का जवाब दीजिए ना। मेरे सवाल, 2 सवालों का आप जवाब दीजिए, क्या दिक्कत है? आप बताइए कि बीजेपी ये चाहती थी कि गैस के ऊपर सब्सिडी खत्म किया जाए, ये आपका नारा था, ये आपकी पहली प्लानिंग थी। बाकायदा देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि वो समय आ गया है कि गैस के ऊपर से तमाम सब्सिडी जो सरकार के ऊपर भार है, 5 किलो का सिलेंडर आपने 1800 रुपए का देश दिया, ये व्यापारी कर सकता है, नेता नहीं कर सकता। अरे चलिए ठीक, सतीश जी मैं इसका जवाब जरा बीजेपी प्रवक्ता से लेना चाहता हूं। आपका कहना यह है कि ये जिसको शांतनु जी कह रहे हैं लाभार्थी वोट बैंक, उस वोट बैंक की सच्चाई ये बता रहे हैं कि आपने पहले सिलेंडर दिया, फिर आपने सिलेंडर की सब्सिडी हटा ली, तो अब कोई सिलेंडर नहीं ले रहा है। अब आप टॉयलेट बना रहे हैं तो टॉयलेट की गंदगी भी वहीं जा रही है। फिर आप कहते हैं हम नल से जल देंगे, तो आदमी ना टॉयलेट इस्तेमाल कर रहा है ना नल का जल इस्तेमाल कर रहा है। राकेश जी, देखिए सतीश प्रकाश जी शायद जमीन पर बहुत दिनों से गए नहीं है, शायद टीवी डिबेट्स में ज्यादा मशगूल रहते हैं, इसलिए जमीन के हालात उनको मालूम नहीं है। मैं याद दिलाऊंगा कि यही झांसी का स्टेशन था और एक ट्रेन में टैंकर में पानी भर के आया था। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में टकराव था कि पानी कैसे पहुंचाए। 5 वर्षों में दृश्य बंद हो गए। हमने आज पूरे बुंदेलखंड को सिंचित करने का काम किया है। 48 वर्षों से लंबित बाण सागर परियोजना थी, उसको हमने ठीक करने का काम किया, उसको चालू करने का काम किया। 42 वर्षों से लंबित थी सरयू नहर परियोजना, उसको हमने ठीक करने का काम किया। 25 लाख मीट्रिक टन उससे अनाज उत्पादन की संभावना ज्यादा बढ़ेगी। 50,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में, उनके घरों में और पहुंचेंगे। लेकिन इन बातों का जो 30 साल 40 साल से काम लंबित थे, उन कामों को पूरा करने का काम हमने किया है। सतीश प्रकाश जी को शायद जानकारी नहीं है कि जापानी इंसेफेलाइटिस दिमागी बुखार से 50,000 से ज्यादा बच्चे पिछले 30 सालों में मर गए होंगे। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों के बाद उस पूर्वी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो सिद्धार्थनगर का जिला हो, महाराजगंज का जिला हो, संत कबीर नगर का जिला हो, देवरिया का जिला हो, कुशीनगर का जिला हो, गोरखपुर हो, इन जिलों में बच्चों जब नौनिहाल मरते थे ना, उनकी चीखों से करुणा से हृदय जो है कांप जाता था। लेकिन आपको राजनीति करनी थी। कभी मायावती जी ने सुध नहीं ली, कभी मुलायम सिंह जी ने सुध नहीं ली, अखिलेश यादव जी ने सुध नहीं ली। और आप आज जब करें ना सैनिटाइजेशन का क्या असर होता है, इन शौचालयों के बनने का क्या असर होता है, दिमागी बुखार पर उसका असर पड़ा है। आज दिमागी बुखार पे हमने जो प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने का काम किया है।
जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थे उनको ठीक करने का काम किया, साफ सफाई के लिए लोगों को जागरूक करने का काम किया, और आज दिमागी बुखार 5% से भी नीचे उसकी मृत्यु दर चली गई। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में जो बदलाव हुआ है ना, ये जनता महसूस कर रही है। अभी शांतनु जी बता रहे थे ना आंकड़े, मैं बताऊंगा आप, अखिलेश यादव जी ने 17,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए थे, बना एक भी नहीं था। 43 लाख 5 प्रधानमंत्री आवास, यानी 17,000 और 43 लाख, अंतर लोगों को समझ में आ जाता है कि सरकार ने क्या काम किया है। दोनों आपको जवाब देना चाह रहे हैं, आपको दोनों लोग जवाब देना चाह रहे हैं। डॉक्टर अजीज पहले, फिर सतीश प्रकाश जी। डॉक्टर अजीज। देखिए सौरभ जी, मैं जवाब देना चाहूंगा राकेश त्रिपाठी जी का और उसके बाद शांतनु जी का, दोनों का बारी बारी। इन्होंने 2 सवाल खड़ा किया। पहली बात तो इन्होंने कहा 300 यूनिट बिजली जो समाजवादी पार्टी ने घोषणा किया है वो क्यों किया है, पहले बिजली नहीं आती थी। मैं जानना चाहता हूं राकेश त्रिपाठी जी विद्वान प्रवक्ता, कितने पावर प्लांट आपने लगाए हैं अपने 5 साल के कार्यकाल में? जो पावर प्लांट हमने लगाया था, चाहे जवाहरपुर का हो, चाहे ओबरा का हो या हरदेवगंज का हो, उसी पावर प्लांट से आज पावर सप्लाई हो रही है। आपने एक भी यूनिट बिजली का बनाने के लिए नहीं लगाया, पहली बात। तो आखिर आप दावा कैसे कर रहे हैं कि 24 घंटे दे रहे हैं? जो बिजली का प्लांट हमने लगाया उसी से आप सप्लाई कर रहे हैं, और आपने एक भी काम नहीं किया। एक पहला सवाल। पहले बिजली का बता दीजिए आप, नहीं आप बिजली का ही बता दीजिए, इनके दावे, आप बिजली का ही बताइए। ये जो दावा कर रहे हैं कि पहले 4 की 14 घंटे बिजली आ रही है, इसमें कोई सच्चाई है? नहीं है, गांव में 24 घंटे बिजली जा रही है। मैं इसी बात पे कह रहा था। और इन्होंने बिजली के रेट अलग बढ़ा दिए, डबल कर दिए। आप देखिए, चाहे सिंचाई का हो और चाहे उसके बाद जो शहर में जो लोग बिजली कनेक्शन लिए हुए, सभी के रेट बढ़ गए। पहले वो 5 रुपया 40। डॉक्टर साहब बस इतनी बात का जवाब दिए, यूपी में बिजली ज्यादा मिल रही है, नहीं मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है। जो हमने पावर प्लांट बनाया उसी से सप्लाई हो रही। एक बात सर समझिए सौरभ भाई। दूसरी बात, इन्होंने कहा इंसेफ्लाइटिस के लिए क्या काम किया समाजवादी पार्टी ने? बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस का 500 बेड का वार्ड किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया, आपको भी पता है, सभी लोगों ने देखा सारी चीजें। अब हम मुद्दे पे आते हैं, हम शांतनु जी की बात करना चाहते हैं। शांतनु जी ने कहा कि ये पूरा मैथ का इक्वेशन होता है एक्स और वाई की तरह। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूं। y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इज द फंक्शन ऑफ y। अगर x बदलता है तो y भी चेंज हो जाता है शांतनु जी। यानी एक अगर आप गलत काम करेंगे तो दूसरा उससे प्रभावित होगा। यह है मैथमेटिक्स का इक्वेशन। आप देखिए ना, आप कह रहे हैं कि साहब दलितों पे अत्याचार नहीं बढ़ा। मैं बता रहा हूं, एक तरफ तो आप दलितों पे अत्याचार बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ उसी के वोट को लेकर के आपने 2017 में आपने सरकार बनाई, दलितों के, पिछड़ों के वोट को लेकर। और पिछड़ों को क्या दिया आपने? आप बताइए ना, पिछड़ों को दिया क्या? पिछड़ों को आपने दिया मध्य प्रदेश में, यहां तक कि आप देखिए, कुछ आंकड़ा देना चाहूंगा, नीमच गांव में आप देखिए इस बात को कि एक दलित को बांध करके जीप से घसीटा गया, अंत में उसकी मौत हो गई। एनसीआरबी के आंकड़े में देखिए, दलितों पर जो आज की डेट में 14% जो अत्याचार है वो बढ़ गया है। आप बताइए ना कितने डीएम और एसपी उत्तर प्रदेश में आपने दलितों का बनाया? बताइए ना डीएम एसपी कितने उत्तर प्रदेश में? आपका जो थाना है उस पे यशो जो है वो दलित कितने हैं? आपका अपना जो संगठन बेसंगठन आरएसएस का है, बताइए उसमें कितने सरसंघ? अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, जरा जवाब ले लेता हूं आपके दरअसल जवाब दोनों से लेने चाहिए, बीजेपी से भी और शांतनु जी से भी। पहले शांतनु जी से हम पूछना चाहते हैं, ये बताइए कि आपने जिन योजनाओं का जिक्र किया था, क्या ये बिल्कुल समान तरीके से इनका वितरण हुआ है, या जो आरोप लगाए जाते हैं योगी सरकार के ऊपर कि इन्होंने ठाकुरवाद की राजनीति की है, कास्टिस्ट सरकार चलाई है, उसका कोई प्रभाव दिखा आपको? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर जाति के हर टोले में हर मजरे में वो स्कीम मुझे दिखी, चाहे वो मुस्लिम तबका हो, चाहे वो दलित तबका हो, जाट तबका हो। मैं बिजली वाले पे आना चाहूंगा। सौरभ भाई आपके पास मेरी किताब भी है, बिजली पे पूरा एक चैप्टर है पूरा। बिजली में 2-3 आंकड़े दूंगा और आपको पूरी बात पता लग जाएगी। 2017 से पहले मैक्सिमम बिजली कितनी पहुंचती थी, सारी बिजली मिला के जो उत्तर प्रदेश में आती है, 16,000 मेगावाट पीक हुई थी कभी किसी 5 दिन, 16,000 मेगावाट। आज कितनी बिजली जाती है? 25,000 मेगावाट। और देखिए ये धारणा कि सारी बिजली जो आपके राज्य में होती है वो आपको बनानी होती है, ऐसा नहीं होता है। दिल्ली बिजली नहीं बनाता है, तो बिजली आप खुद बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश भी अपनी 60 से 70% बिजली बनाता है, बाकी बिजली बाहर से लेता है। बल्कि जब पीयूष गोयल जी पावर मिनिस्टर थे तो उन्होंने पावर एक्सचेंजेस का डील करना बड़ा आसान कर दिया। आप बिल्कुल आज रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कल को आपको पावर सप्लाई शुरू हो जाएगी। वो 4 जिलों में 5 जिलों में बिजली नहीं आती है। और अभी अगर आप बिजली सप्लाई का तो देखिए डेटा देख सकते हैं बड़े आराम से आप, क्योंकि बिजली सप्लाई बिल्कुल मीटर से कैलकुलेटेड होती है। शहरों में योगी सरकार ने 24 घंटे बिजली कहा था, वो 24 घंटे नहीं दे पाए। वो कितनी दे पाए? 23.5 घंटे। हाँ, वो आधे घंटे नहीं दे पाए, मानना पड़ेगा बीजेपी को। वो 23.5 से 24 करें। उन्होंने कहा था तहसीलों में 22 कर पाए, वो 22 नहीं दे पाए, वो 21.2 कर पाए। उन्होंने कहा था कि वो गांव में 18 देंगे, वो 18 नहीं दे पाए, वो 17.3 कर पाए, केवल आधा अपने। और पहले बिजली कितनी आती थी? 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे।
मैं सौरभ भाई चैलेंज से कह रहा हूं, इंडिया टीवी में आप, मेरे ख्याल से आपका ऑफिस नोएडा में है, आप अपने एडमिन से पूछिए कि आपका जनरेटर का डीजी सेट का बिल कम हुआ है। मैंने कम से कम 50 नेस्कॉम के थ्रू कंपनियों से पता करवाया है, उनके डीजी सेट के बिल रिड्यूस हो गए ड्रास्टिकली। आपके सबके बड़े वो डीजी सेट जो लगे होते हैं, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए वो बिल, क्योंकि बिजली ज्यादा आती है। तो वो प्रमाण की बात है। देखिए, आप उसमें इधर बोलते हैं उधर बोलते हैं। मेजा का प्लांट बना है, टांडा का प्लांट बना है। मैं मिलके अजीज खान को, मुझे आपसे ज्यादा अजीज खान को किताब भेजनी चाहिए और मैं भेजूंगा आंकड़ों के साथ, एक एक चीज आपके समय में क्या हुआ, मायावती जी के समय में क्या हुआ, और अभी 5 साल मैंने अपनी किताब में लिखा है। अच्छा, ठीक है। लोग, अच्छा, मैं दर्शकों के लिए बता रहा हूं कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो है हमारे जो ग्राफिक्स वगैरह चल रहे हैं, वो तो चल रहे हैं कि जाति प्रतिशत किसका कितना है, किसने किस जाति के लिए क्या बोल दिया, कौन किसका विरोधी है, सारी। और बात हम कर रहे हैं ये सब कौन सी स्कीमों की। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि चर्चा ये हो रही है कि क्या इस सब पर, जातियों का अर्थमेटिक, इस सब के ऊपर अगर किसी सरकार ने काम किया है, जो बीजेपी की सरकार दावा करती है, वो हावी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसी पर हमारी चर्चा इस वक्त चल रही है। जी, अब सतीश प्रकाश जी को मौका दूंगा मैं, आप दोनों की बात का उत्तर देने का। सतीश जी। देखिए शांतनु जी, जिस बिजली की बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन बिजली कितनी बार महंगी हुई ये भी तो बताइए ना। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जब से बीजेपी की सरकार आई है, आपकी किताब में ये भी मेंशन होना चाहिए कि 5 साल में बिजली विभाग ने 3 बार मीटर चेंज किए हैं। सरकार के ऊपर कौन सा ऐसा ठेकेदार था कि जो 3 बार मीटर चेंज कराना था? ये घोटाले हैं, ये बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं, ये सब खुल के आएंगे। दूसरी बात, सुनिए शांतनु जी, जो बात कह रहा हूं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आप एक लेखक भी है और मैं ये चाहता हूं कि ये तमाम बातें आपको अपनी किताब में मेंशन करनी चाहिए। जहां तक रोजगार की बात है, जहां तक जातीय व्यवस्था की बात है, ये सच्चाई है कि, और आप ये कहते हैं रोज गरीबों का अपमान करते हैं, फ्री का राशन, फ्री का राशन। अरे कहां से फ्री का राशन भाई? अरे इस देश की व्यवस्था के अंदर जो गरीब है, जो दलित है, उसका भी तो हक है। वो देखिए, गरीब पर क्या है, जो कमजोर है, जो मजदूर है, वो जितना उपजाता है उससे कम खाता है। हालात चेंज है ना? वो खेत में जाकर के काम नहीं करता, वो कितने सारे नहीं। सतीश जी, मुझे एक बात बताइए, आप भी वही बात कह रहे हैं जो आज दारा सिंह चौहान ने कही। आप भी वही कह रहे हैं कि ये राशन कह करके अपमान करते हैं। मैं इस पर आपसे जवाब पूछना चाहता हूं। एक मेरी बात सुनिए। ये केंद्र की सरकार ये दावा करती है कि हम 80 करोड़ लोगों को पिछले 1.5-2 वर्ष से हम फ्री राशन दे रहे हैं। इसकी वजह इन्होंने कोरोना बताया था। ठीक है, नहीं, अब मैं एक सेकंड, दारा सिंह जी ने भी ये बोला, अनाज दे दिया, ये अपमान कर रहे हैं, ये गुलाम बनाना चाहते हैं। तो आप पहले ये तय करें कि ये स्कीम चलनी चाहिए या नहीं, गरीब लोगों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए या नहीं, और ये अपमान कैसे है? ये अपमान कैसे है? उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, आपने कहा ये अपमान है, अपमान कैसे है? नहीं, आप देखिए, 2 चीजें हैं। देखिए सौरभ जी, देखिए 2 चीजें हैं। एक तो ये फ्री का राशन कहना बंद करना चाहिए। ये फ्री का राशन नहीं है। इस देश के संसाधनों के ऊपर किसी भी वीकर सेक्शन के लोगों का उतना ही हाथ है। ये लोग वे हैं कि जो दिन में 12 घंटे खेतों में काम करते हैं, इनके पास लैंड नहीं है, ये रात दिन खेती करते हैं, रात दिन अन्न उपजाते हैं। ठीक है, मानता हूं मैं कि उसके पास लैंड नहीं है, उस अनाज के पास। आप कह रहे हैं उनका अधिकार है, ये उसका, ठीक है, ये उसका राजनीतिक श्रेय लेना चाहते हैं। ये देखिए, कोई भी सरकार कोई काम करती है, अगर 10 पैसे का काम करती है तो उसको 50 पैसा बताकर बताती है। ये हर सरकार करती है। अब ये जो इन्होंने कोई स्कीम चलाई है तो उसका श्रेय लेना चाहते हैं। मेरा केवल जो बात आपने शब्द इस्तेमाल किया, ये तो अपमान हो गया दलितों का। यही दारा सिंह ने जी, उन्होंने तो कहा गुलाम बनाना है। अबे आप 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं अजीज खान साहब, आपने वादा किया, आप लैपटॉप बांटेंगे, तो क्या ये गुलाम बनाना हो गया किसी को? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी को कुछ दिया जा रहा है तो ये उसका हक है और देना भी चाहिए। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, बल्कि ये कम दिया जा रहा है और ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है मदद, लेकिन उस वक्त भी देना चाहिए कि जब 2,500 किलोमीटर पैदल जो है वो मजदूर चल रहा था, उसके छोटे छोटे मासूम पैदल चल रहे थे, मासूम बच्चे पैदल चल रहे थे, उस वक्त आपने राशन नहीं दिया, उस वक्त उनको गाड़ी मुहैया नहीं कराई, उस वक्त भी देते तो और बेहतर होता। कोरोना काल में तमाम लोग परेशान रहे, मजदूर, गरीब तबके के लोग, उस वक्त आपने राशन नहीं दिया। चुनावी वक्त जब आ गया तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीना पहले आप ये राशन दे रहे हैं। एक बात ये देना चाहिए पहले से। दूसरी बात मैं कहना चाहूं 300 यूनिट बिजली की बात, बिल्कुल हम लोग 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं और मुफ्त दे रहे हैं, और उसके बाद किसानों की सिंचाई मुफ्त कर रहे हैं। आप देखिए ना, अभी आंकड़ा ये बिजली की बात कर रहे थे, शांतनु जी बहुत पढ़े लिखे आदमी है, ये किताबें भी इन्होंने बिजली पर लिखी है। ये बताएं
कि 2017 में सरकार बनते ही 12% बिजली की रेट बढ़ा दी गई। अब देखिए ना, पहले क्या रेट था? पहले था 5 रुपया 10 पैसे था पर यूनिट। आज की डेट में क्या, उसके बाद बढ़ा करके इन्होंने 8 रुपया 40 पैसा कर दिया। ये मैं बात कर रहा हूं शहरों के लिए, 300 से 1000 यूनिट जो कंजप्शन हो रहा है उनके लिए कह रहा हूं सर। उसके बाद जो ग्रामीण अनमीटर्ड का जो पैसा पहले 600 रुपया पड़ता था, वो अब हो रहा है 1000 रुपया पड़ने लगा। उसके बाद पहले किसानों को 100 रुपया बीएचपी यानी चार्जेस थे, अभी कितने पड़ गए? 170 रुपया बीएचपी पड़ गया। और जो ग्रामीण इलाके में जो बिजली जो उसका रेट लगाया जा रहा है, पहले 2 रुपया 20 पैसा था, आज की डेट में 4 रुपया 50 पैसा है। तो रेट भी आपने डबल कर दिया। डॉक्टर साहब, इसमें दो विषय हैं, इसमें दो विषय हैं। देखिए, आपके आंकड़े आप कह रहे हैं तो मैं झुठला नहीं सकता क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं मानने सच है वो, ठीक है। मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि बिजली महंगी कर दी इन्होंने। चलिए, हो सकता है एक वर्ग होगा जो बिजली महंगी होने से हो सकता है उसको तकलीफ हो, नाराज भी हो सकता है। वो कितना बड़ा वर्ग है जिसके पास बिजली थी ही नहीं, जिसको बिजली मिली? सर, पावर प्लांट इन्होंने कितना लगाया ये बताएं ना। आप पावर प्लांट लगा दीजिए, लेकिन आप पावर प्लांट लगा दें, मेरे घर में अगर बत्ती पंखा नहीं चल रहा है। डॉक्टर साहब, आप जमीन के नेता हैं, आप पावर प्लांट 18 लगा लीजिए यूपी के अंदर। अगर मेरे घर में पंखा नहीं चल रहा है तो मुझे क्या फायदा है उस पावर प्लांट का? सर, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि पहले की सरकारों ने जो भी काम किया हो, हमारी सरकार आई, हमने पावर प्लांट लगाया, उसी से बिजली आज मिल रहा है। और इन्होंने अपने कार्यकाल में कोई पावर प्लांट नहीं लगाया। चलिए, अच्छा, ठीक है। अगर पावर प्लांट लगाते तो शायद जो बिजली। मैं जवाब लेता हूं राकेश जी से। आपने इससे पहले मजदूरों की बात की, फ्री अनाज की बात की। आपने कहा 6 महीने से केवल चुनाव देखते हुए सब कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया जब हजारों किलोमीटर मजदूर पैदल चल के अपने बच्चे के साथ आ रहा था? राकेश जी, 6 महीने से ही केवल समाजवादी पार्टी के लोग घरों से बाहर निकले हैं, क्योंकि 6 महीनों के पहले तक तो ये घरों के भीतर बैठ करके केवल ट्विटर की चिड़िया उड़ा रहे थे। जब मजदूर पैदल चल रहे थे ना, जब कोरोना की महामारी आई थी, पूरी दुनिया उस समय लॉकडाउन थी और कोरोना कैसा होगा, इसका इलाज कैसे होगा, वैक्सीन आएगी कि नहीं आएगी, जब ये सवाल थे ना, तो केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा मात्र पार्टी थी जिसने डिजिटल तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया और कार्यकर्ता सड़कों पर निकल करके उनको जूता मोजा भी पहना रहे थे, उनके लिए राशन की व्यवस्था भी कर रहे थे और उनकी पूरी चिंता करने का काम कर रहे थे। आपको याद होगा कि कैसे दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी संख्या में एक साथ मजदूर निकल करके आ गए थे और 11,000 बसें लगा करके एक रात में ही हमने उनको घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की। इसलिए झूठ मत बोलिए, आप तमाम सारे झूठे आंकड़े दे रहे हैं। मैं सौरभ जी निवेदन करूंगा आपसे कि अजीज खान साहब द्वारा दिए गए सारे आंकड़ों का जरा फैक्ट चेक आप अगले दिन की डिबेट में जरूर करें, क्योंकि ये इन्होंने बनाई है। सर, मैं अभी डिटेल कर दूं, चले जाओ, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, आप सुन लीजिए ये आंकड़े, इसके भी फैक्ट चेक कर ले। मैं तो कह रहा हूं, मैं भी जो आंकड़े दे रहा हूं इसके भी फैक्ट चेक कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में 34 लाख बिजली कनेक्शन दिए थे इन्होंने पूरे 5 वर्ष में। 1,61,00,000 बिजली कनेक्शन दिए हैं 5 वर्ष में हमने। उत्तर प्रदेश की जनता महसूस करेगी कि क्या परिवर्तन आया है सौभाग्य योजना के तहत। वो मजरे जिन मजरों तक बिजली पहुंची नहीं थी, जिन गांवों तक बिजली पहुंची नहीं थी, वहां तक हर मजरे को हमने आज कनेक्ट करने का काम किया है और जहां कहीं भी बचा है वहां हम कनेक्ट करने के लिए हमारी प्रक्रिया चल रही है। देखिए, अभी ये XY समीकरण की बात कर रहे थे, शांतनु जी की बात पर ये बता रहे थे XY का कोई समीकरण, ये जरा जूम करके दिखाया जाए और MY के जूम करके दिखाया जाए। सर, ये रिपोर्ट है, ये सुन लीजिए। अरे पढ़ने में नहीं आएगा, आप मुझे भी भेज दीजिए, इनको भी भेज दीजिए। कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये रिपोर्ट है, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। इन्होंने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट घोषित की है। लिस्ट नंबर 1 पहला कैंडिडेट है कैराना, नाहिद हसन। ये आज जवाब देना चाहिए डॉक्टर अजीज खान को पूरे देश के साथ कि कैराना सिंह का पहला कैंडिडेट नाहिद हसन जेल क्यों चले गए? क्यों अभी तक फरार चल रहे? अपनी असलियत घोषित किया, ग्राउंड जीरो पे कैंडिडेट फरार और आज जेल चला गया और कल इनके कैंडिडेट अभी बेल पर कराए 2020 से लेकर अभी तक 1 ज्यादा जेल में रहने के बाद अभी वो जेल से छूट करके आए अब्दुल्ला आजम। यानी इनका एक कैंडिडेट जेल में, एक कैंडिडेट बेल पे। इनके कैंडिडेट के नाम सुन लीजिए, असलम चौधरी हिस्ट्री सीटर, रफीक अंसारी हिस्ट्री सीटर, सफीक, इनके कैंडिडेट आप सूची में नाम से गिने, शाहिद मंजूर रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहा था इनका भतीजा। यानी कोरोना काल में सेवा करने की जब जरूरत थी तब इनका भतीजा जो है रेमडेसिविर। अरे ये तो ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि चाहे नाहिद हसन हो, चाहे अब्दुल्ला आजम हो, इन सब के ऊपर या आजम खान हो, इन सब के ऊपर जो कार्रवाइयां आपने की हैं ये तो डर बता रहा है आपका। हाईकोर्ट से जमानतें सबकी खारिज हुई हैं। आजम खान तो अब तक जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अब्दुल्ला आजम नाबालिग थे, उनके 2-2 मार्कशीट, उनके 2-2 पैन कार्ड, और ये डॉक्यूमेंटल एविडेंस है भाई।
आप बचा नहीं पाए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जमानतें करवाते रहे, पूरे 4 साल बीत गए, जेल की सलाखों के पीछे भेजे रहे खड़े। और जो उन्होंने आदि जौहर की यूनिवर्सिटी के नाम पर बनाया था ना, जी, उसी के नाम पर ठीक है। तो कह रहे मैं जवाब देने का मौका देता हूं डॉक्टर अजीज। डॉक्टर, ये बात आज मुख्यमंत्री ने भी कही, दंगाई बलवाई पलायन के जिम्मेदार हिस्ट्री शीटर अपराधी ये आपकी पहली सूची के सितारे हैं। डॉक्टर अजीज, देखिए सौरभ जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जरा ये भी चेक कर ले, आजम खान साहब चाहे उनके साहबजादे, उन पर जो आरोप लगाया गया है, मुकदमे किस तरीके के, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, बकरी चोरी, ये मुकदमे हैं। ये नहीं बताए कि धनंजय सिंह पर 46 मुकदमे। शांतनु जी में आ रहा हूं, एक मिनट बोलने दें उनको, मैं आ जाऊंगा। ये कंप्लीट करने दीजिए। बोलने दीजिए। इन्होंने ये नहीं बताया कि जो माफिया है धनंजय सिंह, 46 मुकदमे जिसके ऊपर है, वो क्रिकेट की बैटिंग कर रहे, खेल रहे, उन पर क्या कार्रवाई इन्होंने किया वो नहीं बताया इन्होंने। डॉक्टर उदय भान सिंह 83 मुकदमे हैं, लगातार वो इधर उधर घूम रहे हैं, आज तक इन्होंने नहीं बताया कि उनके ऊपर कार्रवाई क्या की इन्होंने। ठीक है। विनीत सिंह 35 मुकदमे, तमाम अपराधी हैं। ये पूरी अपराधियों की एक फहरिस्त है, ये खुद नहीं बता रहे। और बाकी हमारे जो नेता मानिए आजम खान साहब के ऊपर भैंस, बैल, गाय, बकरी चोरी, ठीक है। फाइनल कमेंट का समय मेरे पास 1 मिनट। ठीक है शांतनु जी, लास्ट कमेंट शांतनु। देखिए, मैं राकेश भाई की इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। मैं डॉक्टर अजीज खान के साथ मैंने 50 डिबेट करी है, वो कुछ तो अनर्गल डेटा दे देते हैं जिसका कोई संबंध नहीं होता है। मेरे ख्याल से मैं हर चैनल को कहूंगा, देखिए अजीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं हर चैनल को कहूंगा उसका एक फैक्ट चेक करके अगले चैनल को जनता सुन लेती है, वो जनता कुछ लोगों को मान लेगी। देखिए, बल्कि मैं भाजपा को राकेश त्रिपाठी जी को धन्यवाद दूंगा। डॉक्टर आप कंप्लीट कीजिए। शांतनु जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, मेरे पास समय नहीं है उतना। जी, बल्कि मैं भाजपा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आजम खां के जितने केस निकालने में जो वहां के कार्यकर्ता थे भाजपा के, आकाश सक्सेना जी, उनको टिकट दिया है रामपुर से। और वो जो 80 केस हुए हैं उसमें से 90% केस जमीन हथियाने के हैं। उन्होंने शेड्यूल कास्ट लोगों की जमीन अपनाई, उन्होंने सरकार की नजूल की, और बड़े से बड़े वकील लगा दिए समाजवादी पार्टी ने, एक दिन की बेल तक नहीं करवा पाए पूरे परिवार की। चलिए, तो झूठ बोलने से नहीं हुआ कि मुर्गी चोरी की बात हो या जो दावे हो रहे हैं, सबकी परख जनता सबसे अच्छी कर सकती है। मैं धन्यवाद करूंगा, समय इतना ही था। राकेश त्रिपाठी जी, शांतनु जी, डॉक्टर अजीज और सतीश प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।